हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 से स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थॉमस मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा 1808 में इन्होंने कहा, इनका थ्योरी क्या था, डिस्क्राइब्ड एज ए मैटर, डिस्क्राइब मैटर एज ए कंपोज इंडिविजुअल एटम। मतलब जो मैटर है वो इंडिविजुअल एटम, मतलब कि जो उसका एटम है ना वो अब और डिवाइड नहीं हो सकता, और छोटा वो नहीं हो सकता। बट आफ्टर कुछ समय बाद देखा गया 19वीं सेंचुरी में कि एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसको और डिवाइड सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें से निकले, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पड़ा। तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उनको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट इन्होंने 1808 में कहा। आफ्टर उसके बाद 19वीं सेंचुरी में इन्होंने इसका फिर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि नहीं, एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने। कौन, जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ठीक है। बाय एक्सपेरिमेंट कॉल्ड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इसका डिस्कवरी किया तो उसे हम कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं उसे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसके थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, अ वैक्यूम ट्यूब विद इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड यूज्ड टू प्रोड्यूस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कैथोड टू द पॉजिटिव। इन्होंने देखा नेगेटिव से किस साइड में जा रही है, पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है। द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे आर द सेम इरिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस कैथोड मटेरियल यूज्ड। देखिए इन्होंने क्या डिस्कवर किया, प्रोवाइड दैट एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। इन्होंने कहा कि देखिए एटम क्या है, और भी डिवाइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्या, इन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने कहा देखिए एटम, आप बोल रहे थे कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता और छोटा नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा कि नहीं, एटम और क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। समझ में आ रहा है, इन्होंने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है, इलेक्ट्रॉन आर द निगेटिवली चार्ज। क्या है जी, निगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमने पहले ही बता दिया कि डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम इतने छोटे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट 19वीं सेंचुरी में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें पता चला कि एटम और भी डिवाइड हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही बोल रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसका, एटम का। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन, द चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो देखिए 1.6 × 10⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। समझ में आ रहा है, ये चार्ज रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास क्या होती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.8 × 10⁻91 kg। समझ जाइए कि कितना छोटा होता है, 10⁻−31 kg होता है।
सोचिए कितना ये छोटा होता है, ठीक है। इसको हम सिंबल किस तरह दिखाते हैं, तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ साइन क्या होता है, माइनस का। क्या होता है, इस साइन क्या होता है, माइनस का। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड और साइड द न्यूक्लियस, ये कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बाहर ही पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है न्यूक्लियस, बट इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, इधर 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 कहीं पाया जाएगा। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है, निगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। सिंबल क्या होता है, ई माइनस का होता है। ये बहुत छोटा होता है और न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, ठीक है। तो प्रोटॉन का खोज देखिए ई गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। बाय हिज फेमस एनोड रे, केनोल रे पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, experiment was able to detect presence of positively charged particles called proton in an atom। इन्होंने जब डिस्कवर किया तो क्या देखा, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, ठीक है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसके ऊपर प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसके ऊपर चार्ज होता है। इसका मास क्या होता है, 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक होता है, 2000 गुना अधिक होता है इसका मास। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, इससे 2000 गुना छोटा होता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में करते हैं। जे चैडविक, इन्होंने किसने खोज किया न्यूट्रॉन का, तो जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। बम्बार्डेड लाइट एलिमेंट लाइट लिथियम बोरोन विथ अल्फा पार्टिकल डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन विद द मास इक्वल टू द प्रोटॉन। इन्होंने किसका खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज किया, बट इसका मास देखा गया तो जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था। किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था। जो न्यूट्रॉन का मास था वो प्रोटॉन के मास के बराबर था। तो यहां सब समझिए, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर निग्लिजिबल, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर किया जाए तो उसके सामने जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना के बराबर माना जाता है। कैसा माना जाता है, ना के बराबर। अब समझिए कि 2000 गुना अधिक ज्यादा मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इसलिए उसको ना माना जाता है, ठीक है। द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एन एटम इज कंपेयर टू द एटॉमिक मास, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम सम करते हैं, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं तो उसे एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब यहां देखिए इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मास देखा जाए तो क्या होता है, निग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रॉन का मास क्या माना जाता है, निग्लिजिबल, ठीक है। इसका प्रोटॉन का 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट। डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन का, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का, और जेम्स चैडविक ने किया आपका न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये सब इसका पूरा डाटा यहां दिया हुआ है। अब आता है थॉमस मॉडल ऑफ एटम। देखिए थॉमस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या मॉडल एटम का कैसा मॉडल दिया, देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट मॉडल प्रपोज एंड कंसीडर एनालॉगस एटम्स कंपेयर टू द वाटरमेलन। देखिए इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयरिंग किया।
इन्होंने बोला देखो ये जो रेड वाला पार्ट हो दिखाई दे रहा है जो आप खाते हो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो उसके अंदर सीड होते हैं, जो बीज होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है। इस तरीके से है, समझ में आ रहा है। इन्होंने ऐसे बताया, वही बोला पॉजिटिव चार्ज रेड एडिबल पार्ट्स, जो रेड एडिबल पार्ट्स हैं उससे हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा वो पॉजिटिव चार्ज हैं। एंड ब्लैक सीड्स इम्बेडेड इन इट, जो ब्लैक सीड्स हैं वो क्या है, निगेटिव चार्ज है। वो क्या है, निगेटिव चार्ज है। समझ में आया, क्लियर। इस तरीके से उन्होंने ये बताया। देखिए जैसे ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है ये सब निगेटिव चार्ज। ये सब क्या है, निगेटिव चार्ज। इन्होंने कहा जो रेड वाले पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स वाले पार्ट है वो क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका देखिए थॉमस मोट, इनका जो पोस्टुलेट था वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। 2 पोस्टुलेट इनका था थॉमस मॉडल ऑफ एटम का। इन्होंने क्या कहा, एन एटम consist of a positively charged sphere and the electron are embedded in it। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एटम consist of positively charged sphere, स्फीयर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोल रहा है कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, निगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है। एंड होल इसीलिए क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जितना ये पॉजिटिव वाले हैं उतना ही ये क्या है, निगेटिव है। इसीलिए क्या होते हैं, अगर दोनों को देखा जाए तो वो क्या होते हैं, होल आर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ थॉमस मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक न्यूट्रल एज अ होल। कैसे किया न्यूट्रल, द निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड। बोला जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। इसीलिए लास्ट में इसमें ये क्या होते हैं, काउंटेबल बैलेंस टू ईच अदर इफेक्ट। दोनों का क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, काउंटेबल बैलेंस हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। देखिए अल्फा पार्टिकल्स की ये गोल्ड फॉयल है। तो इन्होंने देखा कुछ आपके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं, कुछ मुड़ के चले जा रहे हैं, कुछ 180 डिग्री पे वापस चले आ रहे हैं। तो इन्होंने यूज किया, यूज ए थिन गोल्ड फॉयल ओनली 1000 एटम थिक टू ऑब्जर्व अल्फा पार्टिकल्स बिहेवियर। इन्होंने क्या बिहेवियर देखा उसका, अल्फा पार्टिकल का, डबल चार्ज हीलियम आयन, मास 4 यूनिट, फास्ट मूविंग विथ सिग्निफिकेंट एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराया, अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डिंग कराया तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, कुछ जाकर लड़के इधर चले जा रहे हैं, कुछ लड़के इधर चले जा रहे हैं, अब कुछ जैसे जा रहे हैं वैसे वापस लौट के आ जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं वैसे वापस लौट के आ जा रहे हैं। इसका मतलब बीच में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो जाके लौट के वापस आ जा रहे हैं। तो यहीं पे खोज होता है आपका। देखिए यहाँ पे Why did Rutherford, क्यों इन्होंने गोल्ड फॉयल को लिया, तो Rutherford wants to a metal sheet that could be thin and possible for the scattering alpha experiment। इन्होंने पतला शीट लिया, क्यों पतला चाहिए था, और इस पे अल्फा पार्टिकल्स के क्या करा सके, बम्बार्डिंग करा सके, जिससे वो स्कैटरिंग करे। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल ऑफ ऑल द मेटल्स नोन एज टू मैन। ठीक है, जितने मेटल उसमें गोल्ड सबसे अच्छा इन्होंने लिया। इट इज सिंपल टू थिक सीट, इसको आसानी होता है पतला सीट बनाने के लिए। एज रिजल्ट हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड यूज, इसीलिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल का यूज किया। ठीक है, अब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ तो पास हो जा रहे हैं, कुछ वहां से वापस आ जा रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट, स्मॉल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आखिर ये वजह क्या है, कुछ तो होगा इसके अंदर जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा क्या है बीच में जिसको से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द स्टेट थ्रू दैट गोल्ड फॉयल। तो इन्होंने देखा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो पास हो जा रहे हैं जी,
पास हो जा रहे हैं जी, पास हो जा रहे हैं। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, देयर वाज अ डिफ्लेक्ट इट एन स्मॉल एंगल बाय द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इन्होंने देखा अरे यार कुछ एंगल से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तीसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड, जा रहे हैं और फिर वापस लौट के चले आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर वापस लौट के चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए अब यहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, मोस्ट इम्पटी स्पेस अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अंडर डिफ्लेक्ट इंडिकेटिंग एटम्स आर प्रीडोमिनेंट इम्पटी स्पेस। मतलब इसका मतलब वो बीच में जगह है तभी तो पास कर जा रहा था, बीच में जगह है तभी ये आसानी से पास कर जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब हमको ये पता चला कि इसके बीच में क्या है, एटम के बीच में क्या है, थोड़ा जगह भी है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ए फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट, कुछ अल्फा पार्टिकल लड़के निकल जा रहे हैं, साइड से हो जा रहे हैं, एंड अबाउट 1 to 12,000 बाउंडेड बैक रिबाउंड स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इन्होंने देखा कि कुछ है जो उसको से वो वापस लौट के आ जा रहे हैं। न्यूक्लियस का साइज देखा, जो इस न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल अबाउट 1/10⁵ द साइज ऑफ द एटम occupying the negligible space compared to the imparted space in atom. मास कंसंट्रेशन देखा तो इंटायर एटॉमिक मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, मतलब सारा क्या यहाँ पे मास है, मेन आपका न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज द सेंटर एंड पॉजिटिवली चार्ज एंड नियरली द मास ऑफ द न्यूक्लियस रिसाइड इन द न्यूक्लियस। मतलब कि बोला जाए कि पॉजिटिव चार्ज सब कहाँ है, बीच में, और सारा मैक्सिमम मास आपका कहाँ पे है, बीच में ही है, न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम अभी देखिए एटम के अंदर है, तो एटम का अंदर है तो इसका मतलब न्यूक्लियस का मास क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा, और न्यूक्लियस क्या होगा, एटम से छोटा होगा, तभी तो उसके अंदर है। देखिए यहां पे फर्दर मॉडल ऑफ एटम, फीचर ऑफ रदरफोर्ड प्रपोज मॉडल ऑफ एटम क्या दिया गया, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन एटम। देखें न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नियरली ऑल द मास रेसिडेंट, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहीं पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज वेल डिफाइंड ऑर्बिट, इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। बोल रहा है, इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। क्लियर, द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। एटम से बहुत छोटे होते हैं, तभी तो एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियस। अब ड्रॉबैक यहां पे देखा जाए, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोला है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। बोल रहे ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, बट इलेक्ट्रॉन विल चार्ज पार्टिकल विल लूज देयर एनर्जी। जब घूमेंगे उसके चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और जिसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, चार्ज वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, वो एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, अब फाइनली वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगी। अब यहाँ समझिए ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 ये चार्ज पार्टिकल्स है तो एनर्जी अपना लॉस करेगा तो क्या होगा, एक समय आएगा जो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये इन्होंने एक यहाँ पे इनका ड्रॉबैक है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दिस विल मेक एटॉमिक हाईली अनस्टेबल। यही इसका हाईली अनस्टेबल बना देता है एटॉमिक को। ठीक है, एटम क्या बनाता है, हाईली अनस्टेबल बनाता है। दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक रदरफोर्ड वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय हिम। यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, अब आते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। देखिए बोर्स का क्या पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूमेंगे
किसके अराउंड द न्यूक्लियस, बट स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे, इनका फिक्स्ड एक अपना ऑर्बिट होगा विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ये जब अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। एंड ईच ऑर्बिट हैज ए डिफाइंड एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड एनर्जी सेल और एनर्जी लेवल। हर देखिए इसका ये वाला इसी में पहला वाला पहले में ही हमेशा घूमेगा, इसका एनर्जी अपना एक वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। सेकेंड वाले का अपना एक फिक्स्ड एक डिफाइंड ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो ये क्या इन्होंने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे, जिसका फिक्स क्या होगा, डिफाइंड एनर्जी होगा, जो उससे आपको लॉस वहां से नहीं होगा, इन एनर्जी क्या होगा, लॉस नहीं होगा। एंड एन ऑर्बिट एनर्जी रिवॉल्व डिजाइन एज अ KLMN सेल। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो ये K सेल, L सेल, M सेल और N सेल के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होंगे, स्टेबल रहेंगे। An electron emit or absorb energy when it jump from one orbit or energy level to another। देखिए अब इन्होंने बोला कि पहले सेल में जो होगा इसका फिक्स डिफाइंड में घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, ठीक है, ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। ये कब करेगा, जब यहां से निकल के इसमें जाएगा या इसमें से निकल के इसमें आएगा, तब जाके ये जंप करेगा वन ऑर्बिट लेवल से, वन ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, तब जाके एनर्जी लेवल आपका, तब जाके एनर्जी इमिट होगा, ठीक है। व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, अगर ये हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, इट इमिट एनर्जी, तब वहां पे एनर्जी इमिट करेगा। वाइल इट इज एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल। वैसे ही यहां से जब यहां जाएगा तो वही उसका सेम प्रोसेस यहां पे रिवील होगा। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, देखिए द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने सबसे पहले बताया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के टोटल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना नंबर है प्रोटॉन का, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज आइडेंटिकल ऑफ एन एटम, हर एटम का अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। चेंजिंग एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग एटम, अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एटम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो जेड के थ्रू डिनोट करते हैं। किसके थ्रू डिनोट करते हैं, तो जेड के थ्रू डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना प्रोटॉन का मात्रा होगा उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन का। जैसे हाइड्रोजन का, हीलियम का देखा जाए, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि आपका नाइट्रोजन का देखा जाए तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब देखिए हर ऑर्बिट में कैसे कैसे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2n स्क्वायर। जैसे 2 पहले ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, 2 1 2, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, मतलब इस तरीके से भी सिंपल समझिए, 2 8 8। अगर देखा जाए तो इस रूप में 2n स्क्वायर के रूप में किया गया है, बट आपको अभी जानना है 2 और 8 के रूप में ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखा पहले सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, इस टाइप से आपको इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, द outermost cell cannot hold more electron more than 8 electron while second last cell cannot have more than 18 electrons even they have many capacity to the hold। सबका अलग अलग है। कैल्शियम 20 है, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा जी, 20 है, तो देखिए यहाँ पे 2 8 10 8 18 और लास्ट में
2 होता है, लास्ट में क्या होता है 2 होता है, ठीक है 2 8। बट यहाँ पे आप 10 नहीं लिखते, 2 8 8, 2 8 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 8 8 लिखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे तो क्या होगा 2 रहता है, ठीक है। अब ये 2 क्या है, 2 ज्यादा है, 8 होने के लिए इसको 6 चाहिए, 6 लेना आसान है या 2 देना आसान है, तो ये 2 दे देता है, इसीलिए कैल्शियम प्लस का 2 बना लेता है। क्या बना लेता है, प्लस का 2 बना लेता है। समझ में आ रहा है, क्या बनाता है, प्लस का 2 बना लेता है। ये सब डाटा दिया है, उसी का चेक पॉइंट है। आप एक बार इसको देख लीजिए कब कौन सा खोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। पहले हमने बताया एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन भी 1, बट हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। न्यूट्रॉन की मात्रा इधर होगा बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, ठीक है। अब हम आगे हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग करेंगे। बोल रहे हैं व्हाई डू एटम कंबाइन। देखिए एटम कंबाइन टू अटेन अ नोबल गैस और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम इसलिए कंबाइन होता है कि वो इनर्ट गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, ठीक है, और या आपका जो बाहर का सेल है उसको फुलफिल कर सके, कंप्लीटली फुल कर सके, ठीक है, या ऑक्टेव कंप्लीट कर सके। इसलिए in order to complete their octave to formation of chemical bond by the sharing, losing or gaining electron, या तो उसके लिए क्या करेगा, या तो शेयर करेगा या लॉस करेगा या गेन करेगा। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहले सेल में हमने 2 भरा, दूसरे में 8 भरता, तीसरे में 1, अब देखिए लास्ट में हमको 8 चाहिए होता है। अब ये बताइए यहाँ पे लास्ट सेल में फर्स्ट सेल होगा के एल और एम, एम में तो 1 है, अब या 7 ले सकते हैं या 1 दे सकते हैं, तो हमको क्या है 7 लेना बहुत मुश्किल होगा, 7 लेना हमको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो 7 हम ना लेके हम क्या करेंगे 1 दे देते हैं। एक क्या करेंगे लॉस कर देंगे, एक क्या कर देंगे लॉस कर देंगे, एक लॉस करने को इसका बन जाता है Na+। अब इसका क्या हो गया देखा जाए तो 2 8, अब इसका ऑक्टेव क्या होगा कंप्लीट हो गया, 1 दे दिया है। समझ में आ गया। अब देखिए वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost शेल ऑफ एन ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द outermost शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंसी, ठीक है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आपके एटम के बाहरी सेल में जितने भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां आप समझिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमने ले लिया कार्बन ले लिया C, ठीक है। हमने कार्बन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, तो KLM हम देखते हैं तो पहले में 2 और दूसरे में 4, ठीक है। यहां पे हम देखें तो इसके बाहरी सेल में कितना प्रेजेंट है जी 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बट इसको ऑक्टेव कंप्लीट भी करना है, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए 4 चाहिए, तो ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो होती है वैलेंसी। एक और हम एग्जांपल लिखते हैं क्लोरीन का लिखते हैं 17 होता है, तो पहला KLM, चलिए यहां देखते हैं हम लोग, हमने ले लिया क्लोरीन कितना होता है 17, पहले सेल के L और M, ठीक है, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8, 2 8 18 बट है 17, तो यहां हम लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 7। अब यहां देखिए कि जो बाहर वाला सेल है M सेल है, इसको 1 चाहिए, 8 ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 8 होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, कितना करेगा 1, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 1 गेन करेगा, क्लियर। अब यहां देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस
इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो लास्ट ऑर्बिट में, जो आउटर ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर ऑर्बिट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। बट वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी वो होता है ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए, जितना हम लेते हैं या देते हैं, जितना हम लेते हैं या देते हैं। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? 1 लेंगे, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो जाती है -1। इसकी वैलेंसी क्या होती है? -1। तब जाके ये क्या होता है? इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है 2, 8 और 8 के रूप में। तो ये क्लोरीन माइनस का लिखा जाता है, तो इसकी वैलेंसी -1 होता है। तो सिंपल सा बात ये होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट वैलेंसी क्या होता है? ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या लास्ट सेल में 8 अंक कंप्लीट करने के लिए जितना आप लेंगे या देंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, देखिए वही बोला गया है यहां पे। ऑक्टेव रूल क्या होता है? एटम स्टार्ट टू 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल बाय गेनिंग और लॉसिंग। लास्ट के सेल में 8 आपको गेन करे या लॉस करे, 8 होना चाहिए। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, जो या तो लॉस कर रहा है या गेन कर, ले रहा है या दे रहा है, किस लिए? टू अचीव स्टेबिलिटी, 8 को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, उस सेल को कंप्लीट करने के लिए, सेल करने कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होता है? 8। 8 बनाने के लिए जितना लेगा उतना या जितना देगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब यहां देखते हैं इसकी वैलेंसी क्या है जी। ये देखो, पहले सेल में 2, दूसरे में 1। एक क्या करेगा? 1 दे देगा। 1 देने के बाद क्या होगा? +1 वैलेंसी। इसकी क्या होगी? अब देखिए, दूसरे सेल में 8 होना चाहिए बट है 2, या तो 6 लेगा या 2 देगा। जब 2 देगा तो ये +2 का बनाता है, ये +3 का बनाता है, ये +4 का बनाता है, ये फिर माइनस, ये 5 है तो 3 लेगा। 8 बनाने के लिए लास्ट में कितना है? 5 है, तो 8 बनाने के लिए 3 लेगा तो माइनस का, ये 6 है तो लेगा तो 2 का, ये 7 है लास्ट में तो 1 लेगा, ये लास्ट में 8 है तो ना लेगा ना देगा। तो नियोन का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। जिसकी वैलेंसी 0 होती है, जिसकी वैलेंसी 0 होती है उसे बोलते हैं नोबल गैस। उसे क्या बोलते हैं? नोबल गैस। इनकी वैलेंसी क्या होती है जी? 0 वैलेंसी होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। समझ में आया? चलिए यहां बताइए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोरीन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेल? एल सेल में कितने हैं? एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है जी? क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है जी? 17 होता है। तो ठीक है, के, एल और एम। ठीक है, यहां पे हमने दे दिया। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। 2, 8, 10, 7। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एल सेल? एल सेल में कितने हैं जी? 8। आप 8 लिख दीजिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन, सिंपल सा हो गया। अगर इसे करना है तो इसे करिए, नहीं तो इसे न्यूक्लियस बना के भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ये होता है। अब पूछेगा इसकी वैलेंसी क्या है? तो 7 है तो 1 लेंगे तो इसकी वैलेंसी, अगर वैलेंसी देखा है तो -1 आएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए, Ve देखा जाए तो ये होगा 7। समझ में आ गया होगा? बोलो राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव चार्ज सोडियम प्लस एटॉमिक नंबर 11। इसको आपको करके आपको दिखाना है। कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइएगा आपका क्या आ रहा है। देखिए, एन एटम हैज एलिमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन। बोला एक एटम है जिसकी 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितना है जी? 7 है। और 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब बाहर के सेल में कितने हैं? 7 है। टू अचीव अ नोबल गैस फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट गेन एंड व्हाट विल बी द रिजल्टिंग चार्ज ऑन द। देखिए, बोला लास्ट में कितना है?
1 है तो कितना लेगा भाई, 8 होने के लिए कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए, तो 1 लेगा तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 लेगा तो क्या होगा, 8 होगा। तो यही बोल रहा है कि कितना इसका नोबल गैस करने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो वन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। समझ में आया, तो ये क्या करेगा, ये अपना बना लेगा, 1 गेन करेगा तो मतलब माइनस का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर हमने बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। यहां देखिए इसको डिनोट करते हैं ए से, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए से। इट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाई इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक मास होता है या मास नंबर बोलते हैं। यहाँ देखिए ए से एटॉमिक मास, जेड से एटॉमिक नंबर, एन से न्यूट्रॉन, या तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ द एलिमेंट, देखिए यहाँ पे जो ये है जेड और ये है ए, तो ये जेड है और ये है, तो ये एटॉमिक नंबर दर्शाता है और ये क्या करता है, एटॉमिक मास, और ये जो है एलिमेंट का नेम है, सिंबल है। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी ऑफ एक्स वाई जेड। चलिए एक्स का बोल रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है जी, प्रोटॉन कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, मास नंबर कितना है जी, तो मास नंबर होता है, मास इक्वल टू हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है जी 5 और न्यूट्रॉन कितना है 6, तो ये हो गया 6 5 11, तो इसका मास नंबर कितना हो गया जी 11 हो गया। ठीक है, एंड वैलेंसी ऑफ एक्स 5 है, तो 5 को हम अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो के एल एम, ठीक है, पहले में 2 और तीसरे में, दूसरे में 3, चाहिए कितना 5, चाहिए कितना इसके अंदर 5 चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, या तो 3 दे देगा या तो 5 ले लेगा, तो ये 3 देना इसके लिए आसानी हो जाता है। तो इसकी वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी जो होती है वो होती है प्लस का 3, वैलेंसी क्या होगा जी प्लस का 3 वैलेंसी होता है। ठीक है, y का देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, जेड से हम डिनोट कर देते हैं 8, ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास 8 और 10 18, अब वी से वैलेंसी कितना होगी 8 है, तो पहले में 2 दूसरे में 6, तो 6 है तो लास्ट 2 लेना होगा, तो माइनस का 2। अब समझ में, अब पूछा जाए ये बताइए एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 का कौन सा एलिमेंट है, तो आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो जेड क्या हो गया जी 15, एक क्या हो गया जी 15 15 30 31, और आपका वैलेंसी क्या होगा 2 15 है, तो के एल और एम में 2 8 10 और 3 10 और 5 15, तो 3 लेगा, तो 3 लेगा तो माइनस का 3, माइनस का 3 हो जाता है और ये प्लस का। ठीक है, ये आपको करके क्वेश्चन को दिखाना है, ये भी क्वेश्चन आपको ही करना है। चलिए इसको बता दें, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एक्स एलिमेंट। देखिए एक्स है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 15, एटॉमिक मास क्या होगा जी, मास क्या हो गया 31। ठीक है, न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है जी, तो हमको पता है ए इक्वल टू पी प्लस जेड होता है। ठीक है, तो ए हमको मालूम है 31, पी क्या प्रोटॉन कितना है जी 15, और जेड हमको निकालना है, तो जेड इक्वल टू हो गया 31 माइनस 15, तो जेड का वैल्यू हो गया 16, तो इसका एटॉमिक न्यूट्रॉन का मात्रा कितना हो गया जी 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप आर द एटम इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसमें क्या है, आइसोटॉप में क्या होता है,
सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। अब यहां देखिए प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है इसकी एटॉमिक नंबर क्या है 111, बट इसका एटॉमिक मास क्या है अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास क्या है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। इसमें एटॉमिक आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साइज इज 0, इन द ड्यूटियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साइज इज 1, ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन साइज इज 2 होता है। ठीक है, बताया गया, सिंपल सी बात है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसका कुछ एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। यूरेनियम आइसोटॉप्स यूज टू द फ्यूल इन न्यूक्लियस रिएक्टर में यूज किया जाता है। आइसोटॉप्स इसको बाद यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए। आयोडीन का ये जो गोइटर का ट्रीटमेंट होता है उसका यूज करते हैं, आयोडीन का आइसोटॉप्स का। ठीक है, अब आइसोबार होता है सेम, उल्टा होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए अलग अलग एटॉमिक नंबर हो तो अलग अलग एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर अलग है, इसका एटॉमिक 18, 19, 20 एटॉमिक नंबर अलग है बट एटॉमिक मास सेम है। इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक आइसोबार कहते हैं। आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास आपका सेम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार। देखिए आइसोटॉप्स एंड आइसोबार में कंपेयरिंग करते हैं। केमिकल एलिमेंट विच हैव द सेम मास, यहाँ पे क्या होता है, आइसोबार में मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आर इक्वल, एटॉमिक मास आर डिफरेंट। यहाँ एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, यहाँ एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ऑफन फिजिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर होते हैं दोनों का, यहाँ देखा जाए अनफिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर आर सेम, यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। केमिकल एलिमेंट आर डिफरेंट, यहाँ केमिकल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। सम केमिकल एलिमेंट, सेम केमिकल एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर, सेम होंगे बट उनका मास अलग अलग होता है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।